हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 28 अक्टूबर 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं 3 टॉपिक्स। और ये तीनों टॉपिक कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है। इस साल भी यूपीएससी ने पूछा है, इसके पहले भी यूपीएससी ने कई बार इसको पूछा है। एपीएससी का भी एक तरह से ये एपीएससी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 एथिक्स और पॉलिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सेकंड इज साइक्लोन मोन्था। साइक्लोन मोन्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन्स कितने टाइप के होते हैं, और साइक्लोन से डील करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या डिजास्टर कोड मैनेजमेंट बनाया हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड थर्ड इज 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस के बारे में थोड़ा कुछ हम लोग समझने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले व्हाट एवर न्यू कीवर्ड्स, व्हाट एवर न्यू वर्ड्स, व्हाट एवर न्यू वोकैबुलरी यू आर लर्निंग टुडे। क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं और उनको बहुत सारे वर्ड्स सीखने को मिलते हैं, बट आप क्या करो, उनका आप एक नोटबुक में आप नोट्स जरूर बनाओ, क्योंकि जितने वोकैबुलरी आप बिल्ड करोगे, जितना वोकैबुलरी आप डेवलप करोगे, दैट इज गुड फॉर यू। आपके मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आपके प्रीलिम्स में जो सी सेट का कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता है उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब इसमें दो वर्ड हैं, आप दोनों वर्ड को डाइसेक्ट करके समझिए। इसको लिखने वाले जो पर्सन है जस्टिस एन आनंद वेंकटेश, इन्होंने इनको लिखा है, ठीक है। ये मद्रास हाई कोर्ट के क्या है, जज है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, एक जगह है वर्ड मोरालिटी और एक जगह है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मोरालिटी, ऐसा मोरालिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको सिखाता है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो आपको जानकारी है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है। कॉन्स्टिट्यूशन एक हाईएस्ट बुक है जो किसी कंट्री के लिए सारे लॉज बताता है कि वो कंट्री किस तरह से चलेगा, कंट्रीज में किस तरह से किसके पास क्या पावर्स होंगे और किसके पास क्या सेपरेशन ऑफ पावर होगा। ये सारा कुछ कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के बारे में बताता है कि लोगों को कैसे राइट्स मिलने चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब इस पूरे टॉपिक को हम लोग समझते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी signifies adherence to the principles, procedures and spirit of the constitution beyond its literal text। मतलब जो बुक में लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है वो प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, उसके प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है, और स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है जो कि टेक्स्ट में नहीं भी है, वो सारी चीजें फॉलो करनी है। जैसे उस जो सोच के, जिस आत्मा के स्वरूप, जो सोच के वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, जो सोच के वो पावर्स दिए गए हैं, उस तरीके से अगर हम लोग एडहियर करते हैं प्रिंसिपल्स को, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बोलेंगे। In recent years, the idea has resurfaced in Indian judicial and political discourse as an interpretative tool to protect constitutional ideals against arbitrary state action and majoritarian impulses। तो बीते कुछ सालों में इंडिया का जुडिशियल और पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है, जो डायलॉग है, जो डिबेट है, वहां पे वापस से ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का डिबेट है वो करेंसी गेन कर रहा है, इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है एक कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल की तरह जो आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शंस के अगेंस्ट है। व्हाट इज आर्बिट्रेरी? आर्बिट्रेरी मतलब स्टेट को जो मर्जी, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जो मर्जी, जैसे मर्जी वैसे एक्शन लेता है लोगों के लिए, मीडिया के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो उसके अगेंस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है, एक तरह से दीवार बन के खड़े हैं। मेजोरिटेरियन इम्पल्सेस, मेजोरिटेरियन मतलब मान लो मेजोरिटी जो चाहती है उसको अगर बस मेजोरिटी का मतलब सिर्फ यहाँ रिलीजियस मेजोरिटी से नहीं है। कई बार मेजोरिटी किसी एक आइडियोलॉजी के लिए भी होता है, कई बार मेजोरिटी किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए भी कुछ बोल रहा है। तो मेजोरिटी जो चाहे वही होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के क्या है? अगेंस्ट हो जाता है, ठीक है। जो चाहे वही होगा, भले ही वो चीजें डिसीजंस क्या हो, आर्बिट्रेरी। Constitutional morality refers to a commitment, I repeat, commitment to the values, procedure and institution established by the Constitution। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को स्टार्ट करोगे, आप ये डेफिनेशंस लिख सकते हो, ठीक है। पॉलिटी में भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डिटेल में पढ़ाया जाता है, एथिक्स में भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पढ़ाया जाता है। इट डिमांड्स दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टर्स
जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के एक्टर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जिनको पावर्स देता है, जिनको राइट्स देता है, फॉर एग्जांपल सिटीजन्स, फॉर एग्जांपल लॉ मेकर्स, लॉ बनाने वाले जो पार्लियामेंट बैठते हैं, जो कि लेजिस्लेचर में बैठते हैं, एमपी एंड एमएलए एंड जजेस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे लोग स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करें, रादर देन ट्रांजिएंट मेजोरिटेरियन और पॉपुलिस्ट इम्पल्सेस। इम्पल्स मतलब अचानक से सडन फोर्स, पॉपुलिस्ट प्रोटेस्ट है ना, मेजोरिटेरियन लोग कुछ चाह रहे हैं, वैसे काम नहीं करे, रादर देन कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन, कॉन्स्टिट्यूशन जैसा सोच रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है उसके अनुरूप काम करे। यह आइडिया किसने इन्वोक किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने इन्वोक किया था, highlighting that democracy in India can survive only when constitutional morality is cultivated through continuous civic education। जब जो इंडिया में जो लोग हैं, इंडिया के जो पॉपुलेशन है, उनको अगर हम सिविक एजुकेशन दें, उनको हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी दें, तो हम अगर बाकी पॉलिटी के बारे में जानकारी दें, उनको हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानकारी दें, उनको डेमोक्रेसी कैसे काम करता है उसके बारे में जानकारी दें, जिसको हम सिविक एजुकेशन बोलते हैं, और साथ साथ में इंस्टीट्यूशनल जो है, इंस्टीट्यूशंस का इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। इंस्टीट्यूशन मतलब जुडिशरी, इंस्टीट्यूशन मतलब इलेक्शन कमीशन, इंस्टीट्यूशन मतलब सीएजी, इंस्टीट्यूशन मतलब इसके अलावा जो भी आप सोच पाते हो, है ना, इलेक्शन कमीशन हो गया, ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, वो लोग, सीबीआई हो गया, सब लोग अपना इंटीग्रिटी को मेंटेन करें, जैसा उनके लिए पावर दिया गया है, जो सोच के वो पावर दिया गया है, अगर वही सारे काम वो लोग करते रहे, जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बोला, तो फिर उस चीज को हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब अम्बेडकर साहब को एक बोल सकते हैं, एक तरह से एक डर था, एक भय था, एक फियर था कि जो कि अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग हैं, वो लोअर कास्ट लोगों के ऊपर दबाएंगे। वो अपर कास्ट लोग अगर मेजोरिटेरियन अपनी जो भी सोच है वो लोअर कास्ट लोगों पर डालेंगे, तो अनटचेबिलिटी जैसी चीजें जो है कभी खत्म नहीं हो पाएंगी। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से अनटचेबिलिटी जैसे चीजों को खत्म किया जा सकता है। जैसे जो भी वैसे मेंटेलिटी के लोग हैं, वहां सिविक एजुकेशन देके अनटचेबिलिटी और बाकी ऐसी चीजों को खत्म किया जा सकता है। की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से आप क्या समझोगे? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सिटीजन्स के लिए भी है, ऐसा नहीं कि सिटीजन्स के लिए नहीं है। सिटीजन्स जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो करते हैं, जो भी फंडामेंटल राइट्स फॉलो करते हैं, वो ट्रू स्पिरिट में करें। लॉ मेकर्स के लिए भी है, जो आपके एमपीज हैं, एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके लिए भी है, और जजेस के लिए भी है। ये तीनों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लॉ मेकर्स के लिए है, ऐसा नहीं है वो सिर्फ वो जजेस के लिए। हाँ, बट सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी। इंस्टीट्यूशन मतलब पार्लियामेंट, इंस्टीट्यूशन मतलब सुप्रीम कोर्ट, इंस्टीट्यूशन मतलब इलेक्शन कमीशन, इंस्टीट्यूशनल के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इंस्टीट्यूशन इंटीग्रिटी में रहेंगे, इंटीग्रिटी का मतलब आपको समझ में आ रहा है, ऑनेस्टी में रहेंगे, इंटीग्रिटी में रहेंगे, हर तरीके से जो भी चीज है वो सच्चाई से उसका पालन करेंगे, तो फिर जाके कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है इम्पोर्ट हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन होना ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की गारंटी करता है, नहीं। बहुत सारे कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, बट क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वहां एडहियर हो रही है? तो शायद नहीं हो रही है। क्या 100% ट्रू सेंस में जो भी सिटीजन्स हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या 100% कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को इंडिया में एडहियर कर पाती है? शायद नहीं कर पाती है। अभी बहुत स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इंडिया को भी करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है क्या? रेवरेंस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म्स एंड प्रोसेस। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म है, उनके लिए रेवरेंस होना चाहिए, रेवरेंस, रेस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है। सेल्फ रिस्ट्रेंट बाय होल्डर्स ऑफ पावर। जो लोग पावर होल्ड करते हैं वो लोग सेल्फ रिस्ट्रेन करें, है ना, लूप होल्स निकाल के लोगों को फंसाए नहीं। ठीक है। कमिटमेंट टू पब्लिक रीजन एंड ट्रांसपेरेंसी। पब्लिक जो रीजन दे रही है, ट्रांसपेरेंसी, जो भी लॉ मेकर है वो क्या रहे? ट्रांसपेरेंट रहे। अकाउंटेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज जो भी हैं, चाहे वो जजेस हो, चाहे वो मिनिस्टर्स हो, चाहे वो एमपीज हो, एमएलएज हो, वो लोग जनता के लिए, लोगों के लिए, पीपल के लिए अकाउंटेबल रहे। ठीक है। रेस्पेक्ट फॉर डिसेंट। डिसेंट का रेस्पेक्ट हो। डिसेंट का मतलब क्या है? डिसेंट का मतलब एक तरह से विद्रोह, विद्रोह तो नहीं बोलेंगे, अलग, अगर आपकी फीलिंग है, अगर आपके विचार अलग है, तो उसका एक रेस्पेक्ट हो, डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट हो। सुप्रीमेसी ऑफ द रूल ऑफ लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में? रूल ऑफ लॉ। लॉ, लॉ का जो रूल है, लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ मतलब पार्लियामेंट जो लॉ बनाए, लॉ मतलब स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाए, उसका सुप्रीमेसी होना चाहिए, वही सुप्रीम होना चाहिए ओवर पर्सनल और पार्टीजन विल। पर्सनल विल के ऊपर और पार्टीजन, पार्टीजन मतलब छोटे छोटे फैक्शंस, ग्रुप्स के विल के ऊपर, पर्सनल लोगों के विल के ऊपर जो रूल ऑफ लॉ है वही सुप्रीम होना चाहिए। दिस आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी।
अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ इमर्ज हुआ था? क्या इंडिया में ही इमर्ज हुआ था? ऐसा नहीं है। जॉर्ज ग्रोटे ने बुक लिखा था हिस्ट्री ऑफ ग्रीस, A History of Greece, described constitutional morality as a paramount, highest level of reverence for the forms of constitution, obedience to its authority, constitution का respect करना और उसके authorities का respect करना, while maintaining, again I repeat, while maintaining freedom of criticism and speech, freedom of speech और freedom of criticism भी maintain रहना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर क्या बोलते हैं? डॉक्टर अंबेडकर इन्वोक ग्रोटे को उन्होंने कोट किया जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो लोग थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे, वहां डॉक्टर अंबेडकर भी थे। डॉक्टर अंबेडकर जब वहां पे डिबेट कर रहे थे, उन्होंने वार्न किया कि डेमोक्रेसी इन इंडिया वाज ए टॉप ड्रेसिंग। डेमोक्रेसी जो है वो एकदम ऊपर है, बस ऊपरी लेयर पे है। जवाहरलाल नेहरू और जो लीडर्स हैं या जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बस उसी लेवल पे है, जो कि एसेंशियली अनडेमोक्रेटिक हो गया। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब कि सबको डेमोक्रेसी का मतलब पता होना चाहिए। अगर सिर्फ कुछ एलीट लोगों को ही डेमोक्रेसी का मतलब पता होगा तो वो डेमोक्रेटिक चीज ही नहीं है। ही एम्फसाइज्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मस्ट बी कल्टिवेटेड। जो ऊपर के लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को एडहियर करे, सो दैट कि जो डेमोक्रेसी है वो लोगों तक कल्टिवेट किया जा सके, लोगों तक पहुंच पाए। अब हम बात करेंगे मोरालिटी और लॉ में क्या रेलेवेंस है। लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लॉ है। मोरालिटी क्या है? मोरालिटी इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और वैल्यूज दैट गाइड इंडिविजुअल इन डिस्टिंग्विशिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग। राइट और रॉन्ग आपको कौन बताता है? आपके अंदर का मोरालिटी बताता है, या ये मोरालिटी, ठीक है, सोसाइटी का भी हो सकता है कई बार, ठीक है। जनरली मोरालिटी हम पर्सनल रेफरेंस में यूज करते हैं, बट सोसाइटल चीजों में भी यूज कर लेते हैं कि चलो सही गलत क्या है, चोरी करना सही है कि नहीं है, मर्डर करना सही है कि नहीं है। तो सही गलत जो चीज बताता है वो क्या है? मोरालिटी है। लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स इन्फोर्स बाय अ गवर्निंग अथॉरिटी। जो गवर्निंग अथॉरिटी है वो सिस्टम ऑफ रूल्स इन्फोर्स करती है, जिसको क्या बोलते हैं? लॉ बोलते हैं, जो रेगुलेट करता है ह्यूमन बिहेवियर को। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोरालिटी एंड लॉ? हिस्टोरिकली लॉ एंड मोरालिटी हैव शेयर्ड एन इंट्रिकेट रिलेशनशिप। लॉ और मोरालिटी का एक इंट्रिकेट, बहुत प्यारा रिलेशनशिप रहा है हमेशा से। हमेशा हम धर्म की बात करते आए हैं। जब इंडियन विजडम में, इंडियन एंशिएंट फिलॉसफी में हम धर्म की बात करते हैं, तो धर्म से लॉ भी गाइड होता है और धर्म मोरालिटी भी होता है, सीधे सीधे। द हार्ट डेविलिन डिबेट इन द 1960s exemplified this tension whether law should enforce moral values or remains detached from them। लॉ और मोरल वैल्यूज अलग अलग होना चाहिए कि एक ही होना चाहिए, एक साथ मिक्स होना चाहिए। इन इंडिया दिस रिलेशनशिप मैनिफेस्ट इन द केस, सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग केसेस हैं। पी Rathinam versus Union of India, where the Supreme Court emphasized that legal rights are grounded in moral principles। Legal rights जो हैं वो moral principles में ही guided है। This interplay ensures that law remains an ethical instrument serving justice। Law एक ethical instrument है जो justice को serve कर रहा है, सिर्फ एक instrument of power ही law नहीं रह जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस पब्लिक मोरालिटी। पब्लिक का मोरालिटी ये कह सकता है, पब्लिक का मोरालिटी ये कह सकता है कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी जो है गलत कर रही है, बट कॉन्स्टिट्यूशन का मोरालिटी ये बोलता है कि उनके पास राइट टू प्राइवेसी है, वो अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेके अपना प्राइवेसी को फॉलो कर सकते हैं। तो ये पब्लिक मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में क्या है डिफरेंस है, ठीक है। पब्लिक मोरालिटी क्या है? रिफ्लेक्ट्स पॉपुलर बिलीफ। पॉपुलर बिलीफ जो है ऑफन शेप्ड बाय सोशल एंड रिलीजियस नॉर्म्स। पब्लिक मोरालिटी ये भी है कि अगर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो उस ड्यूरेशन में वुमेन जो है, गर्ल्स जो है, वो मंदिरों में नहीं जाए और बाकी ऐसे जगहों पे नहीं जाए, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी ऐसी चीजों की इजाजत नहीं देता, वो बोलता है कि हाँ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी क्या बोलता है? वो लिबर्टी की बातें करता है, इक्वालिटी और डिग्निटी की बातें करता है। नवतेज सिंह जौहर केस 2018, जहां पे होमोसेक्सुअलिटी एक क्राइम नहीं है ये डिक्लेयर किया गया, जोसेफ साइड केस जहां पे ये चीजें डिक्लेयर किया गया, वहां पे ये चीजें बहुत बढ़ चढ़ के सामने आई, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात हाईएस्ट फॉर्म में किया गया कि मेजोरिटेरियन जो वैल्यू है, मेजोरिटेरियन मतलब एक तरह से जो हेट्रोसेक्सुअल लोग हैं, जिनको अपोजिट सेक्स के लोग पसंद हैं, वो क्या है? मेजोरिटेरियन हो गए, और जो होमोसेक्सुअल हैं वो क्या है? माइनॉरिटी हो गए। तो मेजोरिटी जो मोरालिटी फॉलो करेगी वही सही है ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत हमेशा से इसकी बातें होते हुए आई। वाई इट इज सिग्निफिकेंट फॉर इंडियन डेमोक्रेसी? इंडियन डेमोक्रेसी के लिए क्यों सिग्निफिकेंट है? मेजोरिटेरियनिज्म के अगेंस्ट में ये एक सेफगार्ड का काम करता है। रूल ऑफ लॉ, लॉ का जो रूल है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है, सिटीजन्स को एम्पावर करता है, जो लोग पावर में हैं वो लोग रिस्ट्रेंट करें उनको ये चीज बताता है, एथिकल गवर्नेंस को प्रमोट करता है, और साथ साथ डाइवर्सिटी को
प्रिजर्व करता है, प्लूरलिज्म का रेस्पेक्ट करके, टॉलरेंस का रेस्पेक्ट करके और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी का रेस्पेक्ट करके। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को कल्टीवेट करने में क्या क्या चैलेंजेस हैं? कल्चरल इनर्शिया। इनर्शिया मतलब क्या है? जैसा चल रहा है चलने दो, उसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। कल्चर का इनर्शिया होता है, कल्चर जैसे चल रहा होता है लोग वैसे ही चलाते रहना चाहते हैं। कई बार लोग कल्चर को क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं। कल्चरल इनर्शिया होता है। ट्रेडिशनल हायरार्कीज एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ऑफन क्लैश विथ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। पॉलिटिकल एक्सपीडेंसी, शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म ओवरराइड्स लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स। कई बार शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म के बेसिस पे जुडिशरी जो है या पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, जो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर होते हैं, वो लॉ बना देते हैं। जुडिशियल ओवररीच है ना, जुडिशरी अगर जरूरत से ज्यादा इंटरवीन होने लगे तो उसको ओवररीच बोलते हैं। एक्सेसिव जुडिशियल इन्वोकेशन ऑफ मोरालिटी रिस्क सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन एंड ब्लरिंग सेपरेशन ऑफ पावर। जुडिशरी को अलग पावर है, लेजिस्लेचर को अलग पावर है, एग्जीक्यूटिव को अलग पावर है। जरूरत से ज्यादा अगर जुडिशरी इन्वॉल्व होगी तो सेपरेशन ऑफ पावर वायलेट होता है। पब्लिक इग्नोरेंस, सिटीजंस लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अंडरमाइंस देयर प्रैक्टिस। Institutional decline, weak parliamentary convention and disregard for constitutional convention erode moral discipline. अगर पार्लियामेंट्री कन्वेंशन वीक है और कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन का डिसरिगार्ड है, ठीक है, तो मोरल डिसिप्लिन भी क्या हो रहा है? इरोड हो रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करना चाहिए? सिविक एजुकेशन, जिसकी बात डॉक्टर अम्बेडकर ने भी की। सिविक एजुकेशन आप करिकुलम में स्कूल टाइम से ही अच्छे से प्रमोट होना चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप एथिकल होना चाहिए, है ना। प्रायोरिटीज मस्ट प्रायोरिटाइज एडहेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी ओवर एक्सपीडिएंट पॉलिटिक्स। इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी, जो इंस्टीट्यूशंस है, लेजिस्लेचर है, लॉ मेकर्स है, पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, वो अपने बाउंड्रीज में रहे, अपने इंटीग्रिटी में रहे। जुडिशियल रिस्ट्रेन, जुडिशरी भी रिस्ट्रेन करे, रीजनिंग पे फोकस करे, पब्लिक पॉपुलिज्म पे फोकस नहीं करे, प्रिंसिपल बेस्ड डिसीजन ले, है ना। मोरल पैटर्नलिज्म नहीं करे, वो जो बोल रही है वही चीजें सही है। पब्लिक पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो, जितना ज्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा, सिटीजन एक्टिविज्म होगा, उतना ही ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें बार बार री इन्फोर्स होती रहेंगी। अगेन कंक्लूजन, डॉक्टर अंबेडकर emphasized constitutional morality must be nurtured not presumed. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को नर्चर करना पड़ेगा, प्रिज्यूम करके हम नहीं चल सकते। नर्चर, उसको कल्टीवेट करना पड़ेगा, है ना। It is the living ethos that transform the constitution from a legal document into a moral compass for governance. ये कॉन्स्टिट्यूशन को एक लीगल डॉक्यूमेंट से एक मोरल कंपास बनाता है गवर्नेंस का। इट्स कल्टीवेशन अमंग सिटीजंस, लॉ मेकर्स एंड जजेस इंश्योर्स दैट डेमोक्रेसी इन इंडिया रिमेन्स नॉट अ मियर टॉप ड्रेसिंग। ठीक है, डेमोक्रेसी सिर्फ एक टॉप ड्रेसिंग की तरह काम नहीं करे, बट अ डीपली रूटेड एंड रेजिलिएंट प्रैक्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फेथ, रादर देन कॉन्स्टिट्यूशनल फेथ का एक डीपली रूटेड एंड रेजिलिएंट प्रैक्टिस की तरह काम करे। साइक्लोन मोंथा। नाउ टॉपिक नंबर 2, साइक्लोन मोंथा। साइक्लोन्स के बारे में आप सब जानते हो, साइक्लोन्स बार बार आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि साइक्लोन पहली बार आ रहे हैं। साइक्लोन सेट टू क्रॉस द आंध्र कोस्ट ऑन ट्यूसडे इवनिंग, रेड अलर्ट इन डिस्ट्रिक्ट। तो जो भी हमारे कोस्टल एरियाज हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है, इधर वाले जो ईस्ट वाले कोस्टल एरियाज हैं, वहां पे साइक्लोन्स काफी देखने के लिए मिलता है। तो देखो ये रहा साइक्लोन मोंथा, जो है वो ऐसे ऐसे करके आता जाएगा और जैसे ही वो ओशियन से लैंड पे आ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? लैंडफॉल बोलेंगे। और वो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेके आता है, और मॉइस्चर लेके आएगा तो क्या कराएगा? बारिश कराएगा, रेनफॉल कराएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ये रेड आप देख रहे हो, ठीक है। यहाँ बीच में एक ओपनिंग जैसा दिख रहा है, इसको क्या बोलता है? साइक्लोन का आई बोलता है। यहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीमली लो प्रेशर हो जाता है और साइड साइड में हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से एयर आती है लो प्रेशर को फिल करने के लिए, और ऐसे ऐसे ये पूरा स्पाइरल टाइप से बन जाता है। पर ये बहुत मतलब दर्जनों किलोमीटर्स के रेंज में होता है, डॉजन्स ऑफ किलोमीटर्स के रेंज में इसका पूरा पूरा ये साइक्लिंग होता है। तो ये अपने साथ क्या करता है? पूरे ओशंस के ऊपर के मॉइस्चर्स को लेकर के कैरी करता है और हैवी रेनफॉल कराता है और बहुत हैवी विंड के साथ आता है। तो दिस इज साइक्लोन। साइक्लोन मोंथा नेम्ड बाय थाईलैंड। देखो अलग अलग कंट्रीज जो है, अलग अलग कंट्रीज का नंबर होता है, जो भी आपकी साउथ एशियन और एशियन कंट्रीज हैं, बे ऑफ बंगाल वाली कंट्रीज हैं। तो कंट्रीज क्या करते हैं? इंडियन कंट्रीज के नेमिंग के हिसाब से, अलग अलग टर्म के हिसाब से, कभी थाईलैंड, कभी म्यांमार, कभी इंडिया, कभी बांग्लादेश, इनके हिसाब से नेमिंग जो है बार बार चेंज होता है। नेम्ड बाय थाईलैंड इज अ सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म फॉर्मिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल
and projected to make landfall among the Andhra Pradesh coast with wind speed predicted between 90 से 110 किलोमीटर पर आवर। इतने विंड स्पीड के साथ ये लैंडफॉल करेगा। दिस इवेंट अंडरस्कोर्स द रेकरिंग वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियाज ईस्ट। अब ये रेकरिंग वल्नरेबिलिटी है कि बार बार ये साइक्लोन आएंगे, बार बार ये तेज हवाएं आएंगी, बार बार ये हैवी बारिश आएगा, ठीक है। और जब भी ऐसा आता है ये हजार्ड का काम करता है, पानी वाटर लॉगिंग हो जाता है, ठीक है। जो भी वायर्स होते हैं टेलीफोन, पहले तो टेलीफोन वाले भी वायर्स होते थे, तो वो सारे चीजें जो क्या होती थी टूट जाती थी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन है वो टूट जाते थे, अंडरग्राउंड चीजें कम हुआ करती थी, और इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा लॉस हुआ करता था, ठीक है। क्रिटिकल सप्लाईज लोगों को नहीं मिल पाती थी। तो एक चीज क्या है, हजार्ड है, और हजार्ड में अगर लोग मरने लग जाएं तो वो चीज क्या बन जाती है, डिजास्टर बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर जो हमारे कोस्टल रीजन है उनके लिए। साइक्लोन क्या है, साइक्लोन इज अ लार्ज स्केल, आई रिपीट लार्ज स्केल, ठीक है, एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अराउंड ये क्या करता है, रोटेट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। साइक्लोन दो तरफ का टिपिकली हम लोग बोलते हैं, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन जो अर्थ में इक्वेटर के आसपास, पूरा पूरा इक्वेटर नहीं, इक्वेटर के आसपास, ऑलमोस्ट इक्वेटर से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे, 5 डिग्री ऊपर या 5 डिग्री नीचे से लेकर 20 डिग्री के आसपास लैटिट्यूड पे जो साइक्लोन आता है तो हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्योंकि जैसे जैसे अर्थ में, अगर हम यहाँ पे अर्थ को फॉर्म करें, जस्ट वेट, मैं यहाँ पे आपको अर्थ फॉर्म करता हूँ। अगर हम यहाँ पे अर्थ फॉर्म करें और अर्थ में यहाँ पे इक्वेटर है, ठीक है, और अर्थ ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है, तो जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाएंगे, है ना, वैसे वैसे ये इक्वेटर से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, डिस्टेंस पे जाएंगे, यहाँ पे जो कोरियोलिस फोर्स है जो अर्थ के रोटेशन की वजह से फील होता है, वो जो है वो काम इफेक्ट में आना शुरू हो जाता है। और वही एक कारण होता है, बहुत मेजर रीजन होता है कि जो एयर मासेस होती हैं वो क्या करती हैं, सर्कुलेट करने लग जाती हैं, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स एक बहुत बड़ा मेजर रीजन होता है उनको सर्कुलेट कराने का, है ना। अब आप बोलोगे कि सर जैसे कोरियोलिस फोर्स का एक एग्जांपल क्या दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कार में बैठे, ठीक है, और कार में बैठते हो, कार सडनली ऐसे टर्न लेती तो आप आउटवर्ड एक फोर्स फील करते हो ना, आउटवर्ड इस डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे, जो आप फील करते हो। तो वैसे ही अर्थ रोटेट कर रही है, और यहाँ जो एयर है जो अर्थ के इक्वेटर से दूर जैसे ही जाएंगे तो एक वैसा ही रोटेशन की वजह से कोरियोलिस फोर्स फील होता है। तो अब बात करते हैं हम ट्रॉपिकल साइक्लोन का। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन अभी जो आ रहा है उसका नाम क्या है, मोन्था। पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आ चुके हैं, फानी और एम्फान। तो ये 5 डिग्री से लेके ऑलमोस्ट यहाँ इक्वेटर से 20 डिग्री, है ना, बिल्कुल इक्वेटर के पास साइक्लोन्स, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स नहीं मिल पाता तो रोटेटिंग एयर जो है वहां पे नहीं फॉर्म हो पाती। और जो साइक्लोन दूर होते हैं, दूर मतलब पोल्स के करीब होते हैं, यहाँ इक्वेटर से दूर होते हैं काफी, इनको हम टेम्परेट साइक्लोन या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोल देते हैं, ठीक है। इनका जो जनरली रेडियस वगैरह होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का रेडियस थोड़ा उनके कंपैरिजन में छोटा होता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म इन द मिड लैटिट्यूड ड्यू टू द टेम्परेट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एयर मासेस। ऊपर से ठंडी हवाएं आती है, नीचे से गर्म हवाएं, और वो कॉन्ट्रास्ट एक साथ मिक्स होकर क्या बनती है, साइक्लोन बनती है। रीजनल नेम, अलग अलग रीजन में इनके नाम भी अलग अलग है। हरिकेन्स इनको बोलते हैं पैसिफिक ओशन से साइड में, टाइफून्स बोलते हैं वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में क्या बोलेंगे, टाइफून्स बोलते हैं, ठीक है, वेस्ट पैसिफिक ओशन। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं इंडियन ओशन और साउथ पैसिफिक में। विली विली, ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में हम क्या बोलते हैं, विली विली बोलते हैं। तो ये आपके साइक्लोन्स के क्या है, नाम हो जाते हैं। What are the favorable condition for the formation of tropical cyclone? अब क्या क्या फॉर्मेशन है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 26 डिग्री सेल्सियस है, उससे ज्यादा होना चाहिए। जितना हीट होगा मॉइस्चर जो है वो उतना ही ऊपर की तरफ जाएगा। कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए सफिशिएंट, कोरियोलिस फोर्स होगा तो ही एयर ये रोटेशन जो है पॉसिबल हो पाएगा। ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा यहाँ से एयर का मूवमेंट, वाटर का मूवमेंट ऊपर की तरफ हो पाएगा। एटमोस्फियर अनस्टेबल होना चाहिए। द टेम्परेचर डिक्रीजेस रैपिडली विथ हाइट allowing warm air to rise and form clouds। warm air जो है राइज करें और क्लाउड्स को क्या करें, एक तरह से फॉर्म करें, ठीक है। लो वर्टिकल विंड शेयर, वर्टिकल विंड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो। डिफरेंस इन विंड स्पीड ऑफ डायरेक्शन बिटवीन लोअर एंड अपर एयर लेवल विच हेल्प्स द स्टॉर्मी स्टे वर्टिकली लाइन। जो भी स्टॉर्म हो वर्टिकली क्या रहे, एक तरह से अलाइन रहे। डिफरेंस इन विंड स्पीड और डायरेक्शन बिटवीन लोअर एंड अपर एयर, ठीक है।
प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर और डिस्टर्बेंस, लो प्रेशर और डिस्टर्बेंस जो है एग्जिस्ट, तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन होते हैं। सी सरफेस टेम्परेचर ये जरूर आप ध्यान में रखिएगा, कोरियलिस फोर्स आप जरूर ध्यान में रखिएगा, हाई ह्यूमिडिटी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी और ये सब पॉइंट्स आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक। आगे हम बात करते हैं साइक्लोनिक वर्सेस एंटी साइक्लोन, क्या क्या है साइक्लोन्स। अब एंटी साइक्लोन क्या होता है, एंटी साइक्लोन मतलब साइक्लोन मतलब अगर यहाँ सेंटर पे लो प्रेशर होगा, एंटी साइक्लोन में सेंटर पे हाई प्रेशर हो जाता है, हाई से लो इधर की तरफ एयर का मूवमेंट होने लग जाता है, उसको एंटी साइक्लोन बोल देते हैं। तो एयर का मूवमेंट इनवर्ड होता है, अपवर्ड होता है, यहाँ पे आउटवर्ड होता है एंड डाउनवर्ड होता है, जिसको एंटी साइक्लोन बोलते हैं। साइक्लोन के बारे में आप ज्यादा सुनते हैं। रोटेशन इसका ऊपर वाले में एंटी क्लॉकवाइज होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और इधर में क्लॉकवाइज होता है, तो उल्टा हो जाएगा, ठीक। क्लाउडी स्टॉर्मी वेट लेके आता है, और एंटी साइक्लोन क्लियर ड्राई और स्टेबल कर लेके आता है। बहुत दिनों तक जहां बारिश नहीं हो रही है, बादल के नामो निशान नहीं है, वहां हो सकता है कि एंटी साइक्लोन फॉर्म हुआ। Why do cyclones move toward land? लैंड की तरफ करते हैं। साइक्लोन्स आर स्टीयर्ड बाय लार्ज स्केल विंड पैटर्न। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो बहुत सारा पूरे वर्ल्ड में विंड पैटर्न बह रहा होता है, ठीक है। इंडिया के आसपास भी हम लोग यहाँ ईस्ट से बहने वाली हवाएं जो है उनको ईस्टर्ली ट्रेड विंड बोलते हैं। ट्रेड विंड मतलब इस विंड के सहारे पहले ट्रेड हुआ करता था, शिप्स वगैरह आया करती थी, तो हम क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड बोलते हैं। और साथ में इधर से मानसून विंड्स मानसून के टाइम पे आया करते हैं, ठीक है। The Bay of Bengal trade wind blow from east to west, pushing cyclone toward India's east coast। तो ट्रेड विंड की वजह से ईस्ट कोस्ट पे, इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे क्या आते हैं, साइक्लोन आते रहते हैं। और मॉनसून विंड्स की वजह से इधर वेस्टर्न रीजन पे क्या होते रहते हैं, हमारे इधर अरेबियन सी में भी साइक्लोन्स देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन ज्यादा साइक्लोन कहाँ देखने के लिए मिलेंगे आपको, आपको ईस्ट कोस्ट पे ज्यादा साइक्लोन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये रही साइक्लोन्स की बात। हाउ इज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्टिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, जो 26 डिग्री टेम्परेचर या उससे ज्यादा का टेम्परेचर चाहिए वो इजिली फॉर्म हो जाता है। सी टेम्परेचर जो है काफी राइज कर रहा है, हीट जो है वो ज्यादा है, ज्यादा हीट ज्यादा मॉइस्चर कैरी कर सकता है, साइक्लोन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है और हेवियर रेनफॉल कर सकते हैं। स्ट्रॉन्गर विंड्स, राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर कैन मेक साइक्लोन मोर पावरफुल, इंक्रीजिंग विंड स्पीड। स्लोअर मूवमेंट, सम साइक्लोन मूव मोर स्लोली कॉजिंग लॉन्गर पीरियड ऑफ रेन एंड फ्लडिंग। अगर साइक्लोन स्लो मूव करेगा तो रेनफॉल क्या होगा, लॉन्गर ड्यूरेशन तक होगा, है ना। साइक्लोन मिचोंग 2023 में देखा गया इरेटिक रेनफॉल, जितना साइक्लोन फॉर्म होगा उतना ही रेनफॉल का पैटर्न इरेटिक होने लगेगा। आप सोचोगे कि ये बारिश का मौसम नहीं है और साइक्लोन आएगा और बारिश करा के चला जाएगा। कोस्टल रिस्क, कोस्टल एरिया जो है वो बहुत ज्यादा रिस्क में आ जाते हैं। अब इंडिया ने इसके लिए क्या क्या चीजें किया हुआ है, हम लोगों ने इस डिजास्टर्स को रोकने के लिए क्या क्या प्रिपेयर करके रखा है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गाइडलाइंस बनाई हुई है। नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके लिए शेल्टर्स बने हैं, एम्बैंकमेंट्स बने हैं, वार्निंग सिस्टम्स बना है। आईएमडी, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इनकोइस, ये लोग रियल टाइम पे फोरकास्टिंग करते हैं, पहले से प्रेडिक्ट करते हैं कि जो आपका साइक्लोन हो वो चल रहा है, साइक्लोन कितना स्ट्रांग है, साइक्लोन बहुत स्ट्रांग है, साइक्लोन थोड़ा वीक है। इस तरह नेचर ऑफ साइक्लोन को प्रेडिक्ट करते हैं, उस हिसाब से जो भी कोस्टल एरियाज हैं, डेंजर जोन्स हैं, उनको मार्क किया जाता है ना। रेड, ऑरेंज, येलो ऐसे कैटेगरीज में जो भी साइक्लोन्स हैं उनको इंडिकेट किया जाता है और लोगों को प्रिपेयर किया जाता है। एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो होता है उनकी टीम को तैयार किया जाता है। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, इनसैट, डॉपलर रडार्स, ओशियन बायोस फॉर मॉनिटरिंग। इनसैट मतलब सैटेलाइट है, इंडिया का सैटेलाइट, ठीक है। डॉपलर रडार्स जो सिग्नल्स भेजते हैं, ओशियन बायोस ये सब जो है सिग्नल्स के लिए यूज किया जाता है ना, विंड स्पीड के लिए यूज किया जाता है। इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट किया गया है, कोस्टल जोन पे कोस्टल एरियाज पे किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए उसके लिए आईसीजेडएम किया गया है ना। वैसा कोस्टल एरियाज पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जो रेजिलियंट हो, जिससे कोस्टल एरियाज का इरोजन नहीं हो, जिससे कि साइक्लोन्स जो हजार्ड है उस डिजास्टर में नहीं बदले। अर्ली वार्निंग डिसमिनेशन सिस्टम डेवलप किया गया है, साइरेंस, एसएमएस। एसएमएस आजकल आपको एसएमएस मिलते होंगे, आईएमडी ने वार्निंग इशू किया है। अलग अलग जिस एरिया में आप रहते होंगे उस एरिया के आपको आईएमडी वार्निंग्स इशू करता होगा। सैटेलाइट अलर्ट भी आते हैं और साइरेंस भी इशू किया जाता है। चैलेंजेस इन साइक्लोन डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होना एक प्रॉब्लम है, रैपिड अर्बनाइजेशन होना दूसरी प्रॉब्लम है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का इनएडेक्वेट होना तीसरी प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन गैप भी होना एक चौथी प्रॉब्लम है। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या है, क्लाइमेट रेजिलिएंट होना चाहिए।
एआई बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, एआई बेस्ड। अब एआई जो है, एआई की वजह से और ज्यादा अर्ली वार्निंग सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बोलता है? जो भी आपके ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहां पे अगर हम मैंग्रोव ट्रीज और ज्यादा प्लांट करते हैं, तो मैंग्रोव ट्रीज एक तरह से शील्ड का काम करते हैं। जो भी आपके हेवी वेव्स होती हैं, सुनामी होता है, साइक्लोन होते हैं, उनको काफी तरह आपके मेन लैंड पे आने को रोकने का काम करता है, ऐसा बफर का काम करते हैं। पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना है, स्कूल से ही डिजास्टर एजुकेशन को प्रमोट करना, और इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट को और ज्यादा प्रमोट करना, कंस्ट्रक्शंस वगैरह को और ज्यादा कम करना। लास्ट टॉपिक फॉर द डे, 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बनने वाले हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत साहब को एक तरह से नॉमिनेट किया है सीजीआई। जो अभी प्रेजेंट सीजीआई श्री गवई साहब हैं, वो जो रिटायर हुए हैं नवंबर 23 को। और जनरली प्रेसिडेंट क्या है कि जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज है, सीनियर मोस्ट जज जो है, सीनियर मोस्ट जज नॉट बाई द एज, एज के हिसाब से नहीं, जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे उस दिन से सीनियरिटी काउंट होता है। कि मान लो मेरी एज आपसे ज्यादा है, बट मैं सुप्रीम कोर्ट का जज जो है आपसे बाद बनता हूँ, आपकी एज मेरे से 5 साल कम है, और आप सुप्रीम कोर्ट के जज आज बनते हो, तो आप मुझसे क्या हो जाओगे? सीनियर हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आज आप आईएएस में सेलेक्ट हो जाते हो, आपके बड़े भाई 2 साल बाद आईएएस में सेलेक्ट हो जाएंगे, सीनियर कौन होगा? आप सीनियर हो गए। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में भी सीनियरिटी वैसे ही देखी जाती है। अब अभी जो चीफ जस्टिस साहब हैं हमारे बी आर गवई साहब, हैज फॉर्मली रिकमेंडेड जस्टिस सूर्यकांत द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज हिज सक्सेसर एंड द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? अगर आप आईएएस बनने की कोशिश कर रहे हो, एसीएस बनने की कोशिश कर रहे हो, वो तो अच्छी बात है, बट अगर आपको चीफ जस्टिस बनना है तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 124 एंड उसका जो क्लॉज नंबर 3 है, वो आपको बताता है कि अगर आपको एक जज बनना है, चीफ जस्टिस के बारे में तो नहीं बताता, वो जज बनना है, सुप्रीम कोर्ट का जज, तो उसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? चीफ जस्टिस बनने के लिए तो आपको सुप्रीम कोर्ट का सॉरी सीनियर मोस्ट जज होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर हम जज की बात करें, सुप्रीम कोर्ट जज की, तो बात करते हैं पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। इधर हाई कोर्ट जज, सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके साथ हाई कोर्ट का जज होना चाहिए एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए। 5 साल आप हाई कोर्ट जज रह चुके हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए रेडी हो। अगर मान लो आप जज नहीं, तो कम से कम हाई कोर्ट में आप 10 ईयर्स तक क्या होने चाहिए? एडवोकेट होने चाहिए, और अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए एज रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट आपको एक ज्यूरिस्ट की तरह, एक ज्यूरिस्ट जो जो जुडिशरी की बहुत हाईएस्ट नॉलेज रखता है, वैसा प्रेसिडेंट आपको रिकॉग्नाइज करे। तो सिटीजन ऑफ इंडिया और इन तीनों में से एटलीस्ट वन, ये एक चीज आपके पास होनी चाहिए और ये दूसरी चीज आपके पास होनी चाहिए। टेन्योर क्या है? आपकी एज 65 से कम होनी चाहिए, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में कब तक रहोगे? जब तक आपकी एज 65 नहीं हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप 55 एज पे भी आप सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो जाते हो, तो आप 10 साल सुप्रीम कोर्ट के जज बने रहोगे। और आप 64 एज में सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होते हैं, तो आप 1 साल सुप्रीम कोर्ट के जज बने रहोगे। ठीक है, यह एज कौन बताता है? आर्टिकल 124 क्लॉज 2। रिमूवल कैसे होगा? ओनली थ्रू इम्पीचमेंट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आपको इम्पीच कर सकती है, एक तरह से हटा सकती है। पार्लियामेंट कैसे हटाएगी? अगर आपके ऊपर मिसबिहेवियर का एलिगेशन लगे और इनकैपेसिटी का एलिगेशन लगे और एलिगेशन प्रूव्ड हो जाए। ठीक है, प्रूव करने के लिए कमेटी फॉर्म करनी पड़ती है, वो एलिगेशन प्रूव भी हो जाए मिसबिहेवियर का और इनकैपेसिटी का। इसमें इसमें बहुत सारी चीजें, करप्शन वगैरह भी इनडायरेक्टली आ जाएंगी। डायरेक्टली तो नहीं लिखा हुआ, बट इनडायरेक्टली मिसबिहेवियर में सारी चीजें आ जाएंगी। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का आप पे एक प्रूव्ड रिकॉर्ड हो जाए, प्रूवन आप पे एलिगेशन हो जाए, एलिगेशन आपका प्रूव हो जाए, तो आपको पार्लियामेंट इम्पीच कर सकता है। पार्लियामेंट इम्पीच करने का मतलब क्या हुआ? लोकसभा और राज्यसभा दोनों से स्पेशल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी मतलब है ना, एक तो टोटल मेंबर्स जो है उसका 50% प्लस मेजोरिटी, और जितने प्रेजेंट है उसमें 2/3 प्रेजेंट है वोटिंग वाली मेजोरिटी, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। अगर दोनों से पास होता है, प्रूव्ड होने के बाद भी, अगर प्रूव्ड हुआ और मेजोरिटी नहीं मिला तो भी जज इम्पीच नहीं होंगे। तो पहले तो प्रूव होना चाहिए। प्रूव्ड होने के लिए क्या होगा? मान लो एक जज है, जिन जज को हटाना है, इम्पीच करना है, तो जो भी लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स हैं, एमपीज हैं, वो वहां पे लेके जाएंगे। राज्यसभा में चूंकि मेंबर कम होते हैं, वहां 50 प्लस, और लोकसभा में 100 प्लस। जो भी 50 प्लस या 50 या उससे ज्यादा, या 100 या उससे ज्यादा लोग जो होंगे, वहां के स्पीकर के पास या यहाँ के चेयरमैन के पास जाएंगे, और वहां पे
इनके अगेंस्ट में जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज है, हाई कोर्ट के जज का भी सिमिलर प्रोसीजर है, उनके अगेंस्ट में कंप्लेन करेंगे और वो कंप्लेन जो है अगर स्पीकर या चेयरपर्सन जो राज्यसभा के होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होते हैं, वो अगर एक्सेप्ट करते हैं तो इंक्वायरी कमेटी बनेगी। इंक्वायरी कमेटी 3 मेंबर्स की बनेगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ही होंगे और वो 3 मेंबर कमेटी प्रूव करेगी कि हाँ जो प्रेजेंट जज है जिसके अगेंस्ट में मिस बिहेवियर या इनकैपेसिटी के एलिगेशन से वो प्रूव होता है और प्रूव होने के बाद वापस लोकसभा राज्यसभा में ये मेजोरिटी मिलती है तो जाके एक जज का इम्पीचमेंट होता है। मतलब इंडिया में एक जज को निकाला जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। इट्स नॉट एन इजी टास्क। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ द सीजीआई? सीजीआई के पावर क्या है? जुडिशियल रोल आर्टिकल 145 कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फॉर मैटर्स इन्वॉल्विंग सब्सटैंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है क्या नहीं, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना। बेंच मतलब उसमें कौन कौन से जज रहेंगे, ठीक है, वो बेंच बनाना किसका काम है? सीजीआई का काम। एक्सरसाइज स्पेशल लीव जुरिसडिक्शन फॉर अपील्स। कई बार अपील्स मेजर लीगल प्रिंसिपल के लिए आ सकते हैं तो उसके लिए स्पेशल परमिशन, स्पेशल लीव मतलब स्पेशल परमिशन कौन एक्सरसाइज करेगा? सीजीआई। आर्टिकल 32 के अंदर पूरे सुप्रीम कोर्ट के पावर है तो सीजीआई के पावर है ही, जो कि आप फंडामेंटल राइट के रूप में एक तरह से आप पढ़ते ही, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पावर हो गए। तो जुडिशियल रोल तो बहुत है, जो जुडिशरी के पास रोल है, जो सुप्रीम कोर्ट के पावर है वो तो सीजीआई के पास है ही। मेन है सीजीआई के पास एक तरह से जुडिशियल पावर तो है ही, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी है। पूरे सुप्रीम कोर्ट को लीड करने का, एडमिनिस्ट्रेशन देने का रोल उनके पास होता है, ठीक है। एक बार सुप्रीम कोर्ट में ही ये बात गई थी स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस प्रकाश चंद केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सीजीआई है उनके पास बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी हैं। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्री होता है उसको सुपरवाइज करेंगे, स्टाफ्स को सुपरवाइज करेंगे, जो भी सब ऑर्डिनेट जुडिशरी है, छोटे जुडिशरी का ऑपरेशंस है, उसको सुपरवाइज करेंगे। रोस्टर को मैनेज करेंगे। रोस्टर मतलब कौन से केस में कौन जज बनेगा उसको क्या बोलेंगे? रोस्टर। रोस्टर को मैनेज करेंगे, सब जजेस को केसेस असाइन करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को गठन करेंगे, ठीक है। इंश्योर कोऑर्डिनेशन अमंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। जहां भी इंस्टीट्यूट का मैटर होगा, जहां भी पार्लियामेंट के बीच, मिनिस्टर्स के बीच और जुडिशरी के बीच तालमेल बिठाना होगा, वो सीजीआई का दायित्व होगा, रूल होगा। एडवाइजरी रोल अंडर आर्टिकल 143 द प्रेसिडेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल क्वेश्चन फॉर एडवाइजरी ओपिनियन। द सीजीआई रिप्रेजेंट्स द कलेक्टिव जुडिशियल रिस्पॉन्स ऑफ द कोर्ट। यही वहां पे कलेक्टिव जुडिशियल रिस्पॉन्स भी देंगे। अब हम सीजीआई के बारे में बात करते हैं कि सीजीआई ने क्या क्या रिसेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट दिए। तो देखो, जैसे आर्टिकल 360 की एब्रोगेट किया गया। कई बार बहुत सारे लीडर्स ने ये क्वेश्चन उठाया कि आर्टिकल 360 को जो एब्रोगेट किया गया है, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो लिया गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में गया, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट की जो जज बैठी उस समय सीजीआई थे, सीजीआई डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़। तो उन्होंने डिसीजन दिया, उनके साथ उनके ये 5 जज आप देख रहे हो। उस 5 जज में जो अभी के प्रेजेंट आपके सीजीआई हैं गवई साहब, वो भी थे, और जो आगे अभी नेक्स्ट सीजीआई बनने वाले हैं श्री सूर्यकांत, वो भी, ठीक है। तो आर्टिकल 370 जैसे इंपॉर्टेंट मैटर, इलेक्टोरल बॉन्ड का आपने नाम सुना होगा अगर, है ना, कि फंडिंग कैसे होगी पॉलिटिकल पार्टी को, वो इंपॉर्टेंट मैटर्स। पेगासस, स्पाईवेयर, सस्पेंशन ऑफ सेडिशन लॉ, ये थोड़े पुराने मैटर्स होगा, ठीक है, इनको समझने की जरूरत खास नहीं है। ऐसे इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स में सीजीआई का खुद ही रोल रहा है। अब आज जो भी टॉपिक्स हमने पढ़ लिए उनके ऊपर हम क्या एमसीक्यू करते हैं वो देखो। रिसेंटली साइक्लोन मोंथा हैज फॉर्म्ड ओवर व्हिच सी रीजन? साइक्लोन मोंथा किस सी रीजन के ऊपर फॉर्म हुआ है, ये आंसर आपको बताना है, ठीक है। सीजीआई के बारे में बताइए। आर्टिकल 124 क्लॉज 3 अ पर्सन मस्ट हैव सर्व्ड एज अ, ठीक है, हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 इयर्स टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज सुप्रीम कोर्ट जज। कौन सा ऑप्शन सही है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस अंटिल द अटेनिंग द एज ऑफ 65 एज पर आर्टिकल 124 क्लॉज 2। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज रिक्वायर्स अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये एमसीक्यू पढ़िए और इसके बेसिस पे आप आंसर। ये प्रीवियस क्लासेस के एमसीक्यू हो गए जो हमने लास्ट दिन डिस्कस किया था। C2S स्केल मॉडल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 ऑप्शन है, ABCD 4 ऑप्शन है, आंसर इसका क्या था? B, 2 एंड 3, ठीक है। द मॉडल वाज डेवलप्ड बाय सोनली बाय गूगल डीप माइंड, तो ऐसा नहीं था, सोनली गूगल डीप माइंड ने इसको नहीं, याला यूनिवर्सिटी इसके साथ था। इंडिया नेपाल रिलेशन के बारे में बात करते हैं। इंडिया नेपाल रिलेशन, इंडिया नेपाल रिलेशन के बारे में जो स्टेटमेंट सही है वो सिर्फ 3 ओनली स्टेटमेंट सही है। ऐसा क्यों? फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे डॉलर्स की बात नहीं की जा रही है, रादर देन रुपया की बात की जाए।
सेकंड स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है? ओनली की बात नहीं है, बाकी इंस्ट्रूमेंट में भी नेपालीज बैंक इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड वाला तो सही ही है, ठीक है। और जो थर्ड एमसीक्यू था, जो कल वाला थर्ड एमसीक्यू, उसमें एक छोटा सा करेक्शन है। करेक्शन ये है कि बी ऑप्शन में सिर्फ वहां 3 लिखा हुआ था, जबकि 2 and 3 दोनों होना चाहिए था। करेक्ट आंसर इज 2 and 3 बोथ। 2 इज इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड शेयर्ड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। थर्ड क्या है? द आरबीपी रिकॉग्नाइजेस बोथ फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड इनोवेशन दैट हैव सोशल और इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट। ठीक है, फर्स्ट क्यों गलत है कि यहाँ पे हम लिखा हुआ है एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन के लिए नहीं है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को भी ये मिल सकता है, जो अभी इंडियन सिटीजन नहीं है बट उनका इंडिया से ओरिजिन में लिंक रहा है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। थैंक यू एंड जय हिंद।